शफीक को कारोबार में नुकसान हुआ तो वो अपनी बीवी को लेकर अपनी माँ के कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मिन्नत की कि आप मेरी बहनों का जेवर उठाकर मुझे दे दें और उनकी शादी अभी ना करें। मैं वादा करता हूँ इस जेवर को बेचकर परदेश जाऊंगा और वहाँ इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूंगा। उसकी माँ ने सारा जेवर उठाकर शफीक को दे दिया। शफीक वो सारा जेवर बेचकर परदेश चला गया और वहां से पैसे भेजने लगा, लेकिन यहाँ उसकी बीवी ने झगड़े शुरू कर दिए और रूठ कर मैके चली गई। फिर शोहर को फोन किया कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझ पर जुल्म करती थीं। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, वो तो तुम्हारा बच्चा भी मारना चाहती थी। शफीक ने गुस्से में माँ को पैसे भेजने बंद कर दिए और सारे पैसे बीवी को भेजने लगा और अम्मा की खबर तक ना ली। साल बाद उसका बेटा पैदा हुआ तो वो सीधा अस्पताल में आया और खुशी में सदके खैरात करने लगा। तभी एक औरत और उसकी जवान बेटियों को सड़क पर भीख मांगते देखकर उसने खैरात देने के लिए गाड़ी रोकी तो उसके जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो औरत और उसकी बेटियां। जरीना ने अलमारी खोली और दराज में से अपनी कीमती कंगन निकाले, जिसका इल्म आज तक पूरे घर में किसी को नहीं था। ये 4 मोटे मोटे कंगन थे जो उन वक्तों में बनाए गए थे जब सोना बहुत सस्ता था। जरीना ने कमेटियां रख रख कर ये कंगन बनाए थे और इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ जरीना को था, ना कि उसके बेटे शफीक को था, न उसकी बीवी और न उसकी तीनों बेटियों को। जरीना ने ये कंगन अपनी तीनों बेटियों के लिए रखे हुए थे, लेकिन शफीक का कारोबार जो उसने बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया था दिन ब दिन डूबने लगा और फाकों के दिन शुरू हो गए। शफीक का कारोबार तो नहीं चल सका, लेकिन जो उसने बैंक से कर्ज लिया था वो चुकाने के काबिल भी नहीं रहा था और बैंक ने उसको बहुत कम वक्त दिया था कर्जा वापस करने के लिए। शफीक जरीना का एक ही बेटा था और बहुत चाहत के साथ जरीना ने उसकी शादी अनाबिया से की थी। अनाबिया शफीक की मोहब्बत थी और शफीक ने अपनी माँ से अनाबिया का जिक्र किया तो अम्मा ने बगैर किसी बहस मुबासे के शफीक की शादी अनाबिया से कर दी थी। जब तक शफीक का छोटा सा कारोबार सही चल रहा था तब तक कोई मसला नहीं था, लेकिन शफीक की शादी पर इतना पैसा लग गया था कि पैसे की थोड़ी सी तंगी होने लगी थी और अचानक से शफीक का कारोबार डूब गया था, क्योंकि कारोबार से उसका ध्यान हटकर अनाबिया पर चला गया था। वो दिन रात दुम छला बना अनाबिया के इर्द गिर्द घूमता रहता था और इस बात ने जरीना को परेशान कर दिया था कि ये तो अनाबिया के पीछे मजनू बन गया है और ऑफिस भी नहीं जाता, इस तरह तो इसके कारोबार का नुकसान होगा। जरीना ने बहुत सोचा कि वो शफीक से ऐसी बात ना करे, लेकिन जब जरीना ने देखा कि शफीक पास नहीं आ रहा और वो बीवी की सोहबत में कारोबार पर तवज्जो देना भूल गया है, तो जरीना इस बात के इंतजार में रहने लगी कि अनाबिया कब मेके जाए तो जरीना खुलकर अपने बेटे से बात कर सके। कुछ दिन बाद अनाबिया अपने मेके चली गई तो जरीना को मौका मिल गया शफीक से बात करने का। शफीक रात को अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया तो जरीना ने दरवाजे पर दस्तक दी। उससे लगा शफीक सो रहा है, लेकिन वो तो जाग रहा था। उसने माँ को अंदर आने का कहा। जरीना अंदर आ गई और सोचने लगी कि कहाँ से बात शुरू करे। उसे परेशान देखकर शफीक ने कहा कि क्या बात है अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जरीना ने सोचा कि घुमा फिरा कर बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने खुलकर बात करने का फैसला किया। जरीना ने कहा कि देखो बेटा शफीक, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है कि तुम हमारे घर के वाहिद कमाने वाले हो और तुम्हारी 3 बहनें हैं। तुम्हें अनाबिया से मोहब्बत थी, तुमने उससे शादी की जिद की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत और ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम्हारी शादी अनाबिया से करवा दी और अब तुम अनाबिया के साथ खुश हो और तुम दोनों को खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है कि तुम अनाबिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शफीक बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ लोग रोटी को तरस रहे हैं। शफीक अभी भी समझ नहीं पाया था कि जरीना क्या बात करने वाली है। शफीक ने कहा कि अम्मा, खुलकर बात करें कि आप क्या कहना चाहती हैं। जरीना थोड़ी देर खामोश हो गई और फिर बोलने लगी। जरीना ने कहा कि देखो बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अनाबिया के ही आगे पीछे घूमते हो, ऑफिस भी देर से जाते हो और छुट्टियां भी बहुत करते हो। तुम्हें पता है ना, तुमने बैंक से बहुत ज्यादा कर्ज लेकर ये छोटा सा कारोबार शुरू किया है
अगर तुम इस तरह अपनी बीवी के पीछे लगे रहे तो तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा। तुम्हारे जो साथी हैं वो तुम्हारे कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी और अनाबिया की दुश्मन हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर कारोबार में ही नुकसान हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? जरीना की बात सुनकर शफीक सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि अम्मा आप ठीक कह रही हैं, मुझे कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। असल में मैं शादी को लेकर बहुत पुरजोश था। अनाबिया भी चाहती थी कि मैं उसकी संगत में ज्यादा वक्त गुजारूं, इसलिए मैं अनाबिया के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा था। लेकिन अब मैं अपने काम पर तवज्जो दूंगा। कल से मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगा। शफीक को माँ की बात समझ में आ गई थी, लेकिन जब वो ऑफिस गया तो बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और ये सब उसके साथियों का करता धरता था। कारोबार के हालात देखकर शफीक सर पकड़कर रह गया। उसने अपने साथियों से झगड़ा किया कि उसकी गैर मौजूदगी में उन लोगों ने कारोबार का हशर नशर कर दिया है, लेकिन वो सब पैसा खा पी कर उड़ा चुके थे। शफीक जब घर वापस आया तो बहुत परेशान था। उसको परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे सवाल किया तो उसने कहा कि अम्मा आप सही कहती थी, मुझसे वाकई में ही कोताही हो गई है। मैं इतने दिनों के बाद जब ऑफिस गया तो वहां पर कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा हर हाल में चुकाना है। बैंक ने मुझे 1 साल की मुद्दत दी थी और 1 साल के अंदर अंदर मैंने बैंक का कर्जा वापस करना है। अब मैं क्या करूं? मैं मजीद कोई कर्जा भी नहीं अफोर्ड कर सकता। जरीना ने बेटे को परेशान देखा तो खुद भी परेशान हो गई। अनाबिया भी वापस आ चुकी थी और उसको भी हालात का इल्म हो चुका था। अनाबिया भी परेशान थी। जरीना सोच में पड़ गई कि क्या करे। उसको वो कंगन याद आए जो उसने कमेटियां डाल डाल कर इतने सालों में बनाए थे। ये कंगन तो जरीना ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन अब बेटे को परेशान देखकर उसने फैसला किया कि वो ये कंगन शफीक को दे देगी। लेकिन इससे पहले उसने सोचा कि वो अनाबिया से बात कर ले, क्योंकि शफीक ने अनाबिया को थोड़ा बहुत जेवर शादी पर दिया था। वो जेवर इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता था। रात को खाने की मेज पर जब सब जमा थे तो जरीना ने सोचा कि यही सही मौका है अनाबिया से बात करने का। जरीना ने कहा कि अनाबिया बेटा, शफीक ने तुम्हें शादी पर थोड़े बहुत जेवर दिए थे। अगर तुम चाहो तो अपने शोहर की मदद कर सकती हो। वो जेवर उसको देकर तुम्हारे शोहर का कारोबार डूब चुका है और अब उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। जरीना का इतना कहना था कि अनाबिया ने खाने से हाथ खींच लिया और खड़ी हो गई। गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शफीक भी उसके पीछे चल दिया। शफीक जब अनाबिया के पीछे कमरे में गया तो अनाबिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। अनाबिया ने कहा कि तुम्हारी माँ की नजर इन जेवरात पर है जो तुमने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे। शफीक, तुमने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया था, मैं वो कैसे तुम्हें दे सकती हूँ? मुझे बताओ। वो जेवर तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारी माँ को ये बात समझनी चाहिए कि कुछ चीजें, कुछ जज्बे और कुछ लम्हात बहुत खास होते हैं। तुमने खास लम्हात में वो जेवर मुझे दिए थे। अनाबिया ने जज्बाती हमला किया, क्योंकि उसको मालूम था कि जरीना के पास कुछ न कुछ जमा पूंजी तो होगी शफीक की मदद करने के लिए, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। अनाबिया चाहती थी कि जरीना अपनी जमा पूंजी निकाले, क्योंकि एक औरत होने की हैसियत से अनाबिया अच्छे तरीके से जानती थी कि औरतें किस किस तरीके से कमेटियां डालकर पैसे जमा करती हैं और कुछ न कुछ बुरे हालात से निमटने के लिए उनके पास जरूर होता है। और अनाबिया को 100% यकीन था कि जरीना के पास यकीनन पैसे या कोई जेवर जरूर होगा। ऐसी बात नहीं है अनाबिया, तुम गलत समझ रही हो। अम्मा ने हमारे भले के लिए ही कहा है। मैं जानता हूँ कि वो जो जेवर मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए मैंने परेशानी की हालत में भी तुमसे वो जेवर नहीं मांगे। लेकिन तुम अम्मा की नीयत पर शक ना करो, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा है। शफीक ने अपनी माँ की तरफदारी करते हुए कहा तो अनाबिया तैश में आ गई। अनाबिया ने कहा कि शफीक, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी माँ के पास कुछ न कुछ जरूर है, कोई पैसे, कुछ जेवरात, कोई जमा पूंजी उनके पास जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 बेटियों की माँ के पास कोई जमा पूंजी ना हो। जब बेटी पैदा होती है ना, तो उसके पैदा होते पहले दिन से ही
ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کی شادی کر سکے۔ تمہاری ماں کی 3 بیٹیاں ہیں اور تم اندازہ لگا لو کہ تینوں بیٹیوں کے لیے انہوں نے اب تک کتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوگا، جس کا علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ یقیناً وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کردہ رقم تمہیں نہیں دینا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں تم سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار ہے۔ اگر انہیں تم سے پیار ہوتا تو وہ یقیناً سب سے پہلے تمہاری مدد کرنے کا سوچتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایک سونے کا سیٹ ہے چھوٹا سا جو تم نے مجھے منہ دکھائی پر دیا تھا، اور 2 کنگن ہیں پتلے سے۔ اس تھوڑے سے زیور میں مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا مدد ہو سکتی ہے۔ تم ان کی قدر و قیمت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ان زیورات میں سونا کم اور پتھر زیادہ لگے ہوئے ہیں، دکھنے میں بھی وہ بھاری لگتے ہیں، لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ تمہاری مدد ہو سکے۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری ماں کے پاس اتنے پیسے ضرور ہوں گے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ انابیہ کی بات پر شفیق سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ نہیں انابیہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر اماں کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بیٹیوں کا سوچے بغیر مجھے دے دیتی۔ شفیق ایک بار پھر سے اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے کہنے لگا تو انابیہ کو اور غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا کیونکہ فائدہ نہیں تھا، بات بڑھ جاتی۔ جب انابیہ نے اپنا زیور دینے سے انکار کر دیا تو زرینہ کو بیٹے کا خیال آیا اور وہ الماری کی جانب بڑھی اور وہ کنگن نکالے اور انہیں دیکھنے لگی جو اس نے بہت ہی محنت سے بنائے تھے۔ یہ کنگن بنائے تو زرینہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے تھے، لیکن اب بیٹے کو پریشان دیکھ کر زرینہ سوچ میں پڑ گئی کہ بیٹا بینک کا اتنا سارا قرضہ کیسے اتارے گا، کیسے گھر چلائے گا۔ یہ کنگن اچھی خاصی مالیت کے تھے، موٹے کنگن تھے، لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں تھی کہ شفیق کا قرضہ اتر سکے۔ اچانک زرینہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کنگن بیچ کر کہ وہ شفیق کو باہر ملک بھجوا دے، کہ وہ 1 سال میں اپنا قرضہ بھی اتارنے کے قابل ہو جائے گا اور اپنی بہنوں کی شادی کروانے کے بھی قابل ہو جائے گا اور اپنا گھر بھی آسانی سے چلا لے گا۔ یہی سوچ کر زرینہ نے وہ کنگن اٹھائے اور تھوڑے بہت پیسے جو اس نے جمع کیے تھے وہ بھی اٹھائے اور ایک گٹری سی بنا کر شفیق کے کمرے کی جانب چل دی۔ زرینہ نے کمرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمرے کے اندر انابیہ اور شفیق دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ دونوں تھوڑے حیران ہوئے، کیونکہ زرینہ کے ہاتھ میں جو ایک گٹھڑی تھی وہ دونوں کو حیران ہونے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے انابیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی ساس کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی تھی اور وہ اب اپنے بیٹے کو دینے کے لیے آئی تھی۔ زرینہ ہچکچاتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی اور وہ گٹھڑی شفیق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ بیٹا اس میں میرے 4 کنگن ہیں جو اچھی خاصی مالیت کے ہیں اور کچھ پیسے بھی ہیں۔ تم یہ کنگن بیچ کر اور پیسہ استعمال کر کے باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں جا کر ہی تم اپنے بینک کا قرضہ اتار سکتے ہو اور اپنی بہنوں کی شادی بھی آرام سے کروا سکتے ہو اور گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہو۔ زرینہ کی بات سن کر شفیق حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی طرفداری کرنے میں لگا ہوا تھا اور بیوی کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ اس کی ماں کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اور اب یہ سب ماجرا دیکھ کر شفیق اپنی بیوی کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب شفیق نے وہ گٹھڑی کھول کر دیکھی اور اس میں پیسے دیکھے جو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب تھے، اور جب اس نے کنگن کھول کر دیکھے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اتنے بھاری کنگن تھے اور ان کو دیکھ کر ان کی مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شفیق نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا، یہ میں نے اتنے سالوں میں کمیٹیاں ڈال ڈال کر یہ سب جمع کیا ہے تاکہ تمہاری بہنوں کی شادی کے وقت کام آ سکے، لیکن اب تم پریشان ہو تو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں۔ انہیں بیچ کر تم باہر جانے کا انتظام کرو، باہر جا کر تم اچھا کما سکتے ہو اور ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تم 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ شفیق حیرت سے سب دیکھتا رہا تھا، پھر بولا اگر اماں میں باہر چلا گیا تو کافی وقت لگ جائے گا، مجھے پیسہ کمانے میں کچھ مہینے تو بس روزگار ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، پیچھے آپ لوگ کیا کریں گے؟ شفیق کی بات سن کر زرینہ نے کہا
تمہاری تینوں بہنیں ٹیوشن پڑھا کر اور سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلائیں گی. تم پریشان نہ ہو. جب تمہارا روزگار باہر سیٹ ہو جائے گا تو پھر تم تینوں بہنوں کی شادی کروا دینا. زرینہ بولتی جا رہی تھی اور انابیہ غصے سے پہلو بدلتی جا رہی تھی. زرینہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تو انابیہ جیسے شفیق کے سامنے پھٹ پڑی. دیکھا شفیق، میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری ماں کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی ہوگی، لیکن دیکھو انہوں نے تمہیں نہیں دی. اتنے دنوں سے تم پریشان تھے اور وہ صرف اس انتظار میں تھی کہ تم کہیں نہ کہیں سے کوئی بندوبست کر لو تاکہ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کیے ہوئے کنگن نہ بیچنے پڑے. اور ابھی بھی دیکھو انہیں تمہاری فکر نہیں تھی، نہ ہی میری فکر تھی. یہ سب انہوں نے تمہیں تمہاری مدد کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے دیا ہے تاکہ تم باہر چلے جاؤ اور ان کی بیٹیوں کی شادی کروا سکو. یعنی کہ تم تو صرف کمانے والے ہو، اصل محبت تو انہیں اپنی بیٹیوں سے ہے اور وہ یہ سب اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہی ہیں. ورنہ جب تم نے بینک سے قرضہ لیا تھا تب تمہاری ماں نے یہ سب کچھ تمہیں کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر تمہاری ماں یہ سب کچھ تمہیں دے دیتی تو آج تمہیں بینک کا مقروض نہیں ہونا پڑتا. انابیہ بولتی جا رہی تھی. انابیہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اب شفیق کے کان بھرنے کا، اور شفیق بھی اچھا خاصا بدگمان ہو چکا تھا. تم صحیح کہہ رہی ہو انابیہ، میں خود حیران ہوں کہ اماں کے پاس اتنی ساری رقم اور زیورات تھے اور انہوں نے میری مدد نہیں کی. میں بینک کے قرضے لے کر خوار ہوتا رہا کاروبار کے لیے. شفیق کی بات سن کر انابیہ کو تسلی ہوئی اور وہ اپنے مقصد میں اچھی خاصی کامیاب ہو چکی تھی. شفیق کو زرینہ کے خلاف کرنا چاہتی تھی اور اب شک کا بیج اس نے شفیق کے دل میں بو دیا تھا. شفیق سارے انتظامات کر کے ملک سے باہر چلا گیا. وہ دبئی چلا گیا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا. جلدی وہاں پر اس کے روزگار کا بندوبست ہو گیا تھا. اس نے فون کر کے ماں کو یہ خبر سنائی تو ماں خوش ہو گئی. شفیق نے صرف زرینہ کو یہ خبر سنائی اور انابیہ سے کوئی بات نہ کی. وہ مصروف تھا اس لیے اس نے سوچا کہ زرینہ انابیہ کو بتا دے گی. شفیق کو احساس تھا کہ آج وہ باہر ملک بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ماں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنی ماں کو یہ سب بتانا ضروری سمجھا. اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی بیوی نے تو اسے زیور نہیں دیے، اس کی ماں نے تمام تر جمع پونجی اسے دے دی. پھر شفیق ہر مہینہ زرینہ کے پاس پیسے بھیجتا رہا اور زرینہ اچھے طریقے سے گھر کو چلانے لگی اور پھر سے کمیٹیاں رکھنے لگی تاکہ بیٹیوں کی شادی آرام سے کر سکے. یہ سب دیکھ کر انابیہ بہت غصے میں آ گئی تھی لیکن اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہی تھی. وہ بہت چالاک تھی، اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ شفیق اس کے سامنے نہیں ہے کہ اس کی اداؤں پر مر مٹے اور اس کی ہر بات مان لے. اب وہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تھوڑی سی غلطی معاملے کو بگاڑ سکتی ہے. اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شفیق کے کان بھر دیے تھے زرینہ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کا ہی نکلا اور اپنی ماں کو ہی تمام تر پیسے بھیجنے لگا. شفیق نے زرینہ سے کہہ دیا تھا کہ اس میں سے انابیہ کو بھی خرچے کی رقم دے دیا کرے. ایک دن انابیہ سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے شفیق کو فون کر کے شکوہ کیا کہ اس کی ضرورتیں تو پوری ہی نہیں ہو رہی ہیں. زرینہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور انابیہ کو تھوڑا سا پیسہ دے دیتی ہے جس سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. یہ بات سن کر شفیق پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ پیسے دے دے. تو انابیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو کہ میرے اکاؤنٹ میں الگ سے پیسے بھجوا دیا کرو کیونکہ تمہاری ماں تو سارا پیسہ اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کر رہی ہے اور میں یہاں پہ اچھے کپڑے پہننے کو ترس گئی ہوں. جب اماں سے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی بہت کم ہے. یہ بات سن کر شفیق سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے الگ سے انابیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے، لیکن یہ پیسے انابیہ کے لیے کافی نہیں تھے. انابیہ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر اس کا ہے، سارا دن کما رہا ہے لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنا اس کا حق ہے. پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے دوسرا حربہ آزمایا.
एक दिन शफीक ने वीडियो कॉल की तो वो अजीब सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी। सर पर दुपट्टा कसकर बांध रखा था, जैसे कि आम हालत में सर दर्द में औरतें बांधती हैं। शफीक ने जब उसको इस हाल में देखा तो पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सुबह से चक्कर आ रहे हैं। शफीक ने कहा कि क्यों चक्कर आ रहे हैं? तो उसने कहा कि बस यहाँ पर ठीक से खाने को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी माँ अपनी बेटियों को तो भर भर कर खाना देती है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो थोड़ा सा खाना निकाल कर देती है, जिसमें मेरा पेट नहीं भरता और अब मुझे दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही है। शफीक ने कहा कि मैं अम्मा से बात करता हूँ, तो अनाबिया ने मना कर दिया। कहा कि नहीं, उनसे बात करने का फायदा नहीं है, वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। तुम तो हो ही नहीं यहाँ, कौन मुझे बचाएगा? बेहतर है कि तुम इसका जिक्र उनसे ना करो। अनाबिया की हालत देखकर शफीक परेशान हो गया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस कदर संग दिल हो गई है, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर अपनी माँ से बदगुमान नहीं हुआ था। लेकिन अगले ही दिन अनाबिया के हाथ में ऐसा बहाना आ गया था कि शफीक मुकम्मल तौर पर उसके बस में हो गया था। उसको मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है और उसने एकदम से ये खुशखबरी शफीक को सुनाई। ये सुनकर तो शफीक खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वापस पाकिस्तान आ जाए अपनी बीवी के पास, लेकिन कमाना भी तो जरूरी था। फिर रोजाना वो शफीक से यही शिकवा करती थी कि उसको यहाँ पर खाने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा। उसकी माँ उससे काम करवाती है और जब भी शफीक की वीडियो कॉल आती थी तो अनाबिया फौरन से कमरे में चली जाती थी और कुछ न कुछ चूल्हे पर रख देती थी और आग जला देती थी, सिर्फ और सिर्फ शफीक को ये दिखाने के लिए कि वो इस हालत में भी किचन में काम कर रही है। उसे किचन में काम करता देखकर शफीक को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं अभी अम्मा से बात करता हूँ। तो अनाबिया ने कहा कि नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो इस कदर जालिम हो गई हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने मेके चली जाती हूँ, तुम मेरा खर्चा वहीं पर भिजवा देना। वहाँ पर अम्मी मेरा अच्छा ख्याल रखेंगी, मुझे फल वगैरह खाने को देंगी, अच्छी खुराक मिलेगी तो हमारा बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। वरना तुम्हारी माँ तो चाहती ही नहीं है कि ये बच्चा दुनिया में आए, क्योंकि अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो तुम्हारा ध्यान बच्चे की तरफ चला जाएगा। तुम सारा खर्चा अपने बच्चे पर करना शुरू कर दोगे और फिर उनकी बेटियों का क्या होगा? अनाबिया ने कहा कि देखो शफीक, मैं तुम्हें शुरू से कहती हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने बाहर तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए भेजा है। और याद करो, जब वो बातें कर रही थी तब भी उन्होंने मेरा या तुम्हारा जिक्र नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें अपनी बहनों की शादी करनी है। ये तमाम बातें सुनकर वो अपनी माँ से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो गया और उसने अनाबिया को मेके जाने का कहा। अगले ही दिन अनाबिया अपना सामान समेटकर मेके चली गई तो जरीना परेशान हो गई कि इसको क्या हुआ। जरीना ने फोन करके अनाबिया से पूछा तो उसने कहा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे और शफीक का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे। अनाबिया ने साफ साफ कह दिया था कि अब शफीक पाकिस्तान आया भी तो उनके पास नहीं आएगा। बेहतर यही है कि जरीना उसका इंतजार ना करे। ये सब सुनकर जरीना परेशान हो गई। उसने शफीक से कहा तो शफीक ने भी आगे से गुस्सा किया और कहा कि अम्मा, आप मेरी बीवी से इस हालत में भी काम करवाती हैं। मैं जब भी वीडियो कॉल करता हूँ या वो कपड़े धो रही होती है या किचन में काम कर रही होती है, आपको जरा तरस नहीं आता कि ये मेरा पहला बच्चा है? अनाबिया कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसा कहकर शफीक ने फोन काट दिया और उसके बाद वो सारे के सारे पैसे अनाबिया के पास भेजने लगा और 1 रुपया भी अपनी माँ को नहीं देता था। अगर कभी उसे माँ का ख्याल आ भी जाता तो अनाबिया कहती कि इतने अरसे में उसकी माँ ने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है और अब वो किसी की मोहताज नहीं है। शफीक भी सोच में पड़ जाता था कि वो वाकई बहुत ज्यादा पैसे भेजा करता था। यकीनन उसकी माँ के पास अच्छा खासा पैसा होगा। अनाबिया हमेशा से शफीक को यही बताती रहती थी कि उसकी माँ उसके भेजे हुए पैसों से बहुत अच्छा कारोबार शुरू कर चुकी है और वो अपने घर में ही कपड़े की दुकान खोल चुकी है और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। और अब कपड़े के अलावा बहुत सारी चीजें उसने अपने घर में बनाई हुई दुकान में रखनी शुरू कर दी है।
आए दिन वो जरीना के खिलाफ कोई न कोई बात शफीक से करती थी और शफीक यही समझता रहा कि उसकी माँ बहनें बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। दूसरी तरफ जरीना बहुत परेशान थी। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसके पास जो भी था वो शफीक को दे चुकी थी और शफीक जो भी रकम भेजता था वो काफी नहीं था। जरीना की बेटियां भी सिलाई कढ़ाई करके और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करती थीं, लेकिन इसके बावजूद खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। शफीक के भेजे हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। जरीना ने सोचा कि वो कोई दुकान खोल ले। उसने मोहल्लेदारों से काफी सारा पैसा उधार लेकर दुकान खोली थी। शुरू में तो उसकी दुकान अच्छी चल निकली थी। ये वही दुकान थी जिसके बारे में अनाबिया बढ़ चढ़कर बताती थी। शफीक ने भी इर्द गिर्द से मालूम करवाया था और उसे पता चला कि उसकी माँ की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन ये दुकान कुछ अरसा ही अच्छी चली। उसके बाद जरीना मकरूज हुई तो होती चली गई। वो इतनी मकरूज हो गई कि उसे बेटियों की शादी के लिए अपना घर बेचना पड़ा। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बेटियों की शादी करती। जरीना ने घर बेच दिया और एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगी और उसने शफीक से सलाह मशवरा किए बगैर ही अपनी तीनों बेटियों की शादी एक साथ ही कर दी थी। उनकी शादी काफी सादगी से हुई थी और जरीना को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने इतने सारे पैसे शफीक को दिए ताकि उसकी बेटियों की शादी अच्छे से हो सके, लेकिन ऐसा न हो सका। शफीक ने जरीना का खर्चा उसी दिन बंद कर दिया था जब उसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है, और उसके बाद से उसने कोई राब्ता भी नहीं रखा जरीना से। जब शफीक का बेटा पैदा होने वाला था तो शफीक ने फौरन पाकिस्तान की टिकट करवाई और सीधा अस्पताल पहुंच गया और वो बहुत खुश था, लेकिन वहां पर अपनी माँ बहनों को ना पाकर थोड़ा सा मायूस हुआ था। उसने अनाबिया से पूछा कि क्या अम्मा और बहनें नहीं आई तुम्हें देखने के लिए। शफीक की बात सुनकर अनाबिया ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उन लोगों ने तो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ लिया है। अब उनके पास बहुत पैसा आ गया है तो वो अब मुझे मुंह भी नहीं लगाती। फोन करके उन्होंने मेरी हालत तक दरियाफ्त नहीं की। अनाबिया ने कहा कि मैंने फोन करके तुम्हारी माँ को बताया था कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे पास आने का और हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अनाबिया झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और शफीक को अपनी माँ बहनों पर गुस्सा आ रहा था कि इस हाल में तो उन्हें अनाबिया के साथ होना चाहिए था, लेकिन शफीक ने फैसला कर लिया था कि वो अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। बेटे की खुशी में उसने सोचा कि इन बातों का कोई फायदा नहीं है। वो बीवी और बेटे को लेकर अस्पताल से ससुराल जाने लगा कि अचानक उसको एक बूढ़ी औरत सड़क पर दिखाई दी जो कि बदहाल बैठी हुई थी। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था और उसने हाथ आगे किया हुआ था भीख मांगने के लिए। शफीक ने सोचा कि अपने बेटे का सदका उस औरत को दे दूं। शफीक ने कुछ पैसे निकालकर उस औरत की तरफ बढ़ाए तो उस औरत ने चादर हटाकर शफीक की आवाज पहचान कर उसे देखा तो उस औरत को देखकर शफीक के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। ये औरत कोई और नहीं, उसकी बूढ़ी माँ जरीना थी। अम्मा, आप यहाँ इस हाल में, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शफीक का तो जैसे सर घूमने लगा था अपनी माँ को इस हालत में देखकर। अम्मा, आपका ये हाल कैसे हुआ? मैंने तो सुना था कि आप बहुत खुशहाल हैं। तो शफीक की बात सुनकर जरीना रोने लगी। उसने कहा कि कहाँ की खुशहाली बेटा, मैंने तो सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी, लेकिन तुमने पलटकर पूछा ही नहीं। तुम्हारी बीवी भी हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारी बहनों की शादी के लिए मुझे मकान बेचना पड़ा और जैसे तैसे करके मैंने एक साथ ही उन तीनों की शादी कर दी थी। रिश्ते भी अच्छे नहीं थे, लेकिन बेटियां तो बोझ होती हैं, तो मैंने अपने सर से जल्द अज जल्द ये बोझ उतार दिया, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं था और तुम भी छोड़कर चले गए थे। इसलिए जो भी रिश्ता आया मैंने उनकी शादी वहां करवा दी और मैं किराए के घर में रह रही थी। लेकिन अब मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। मैं अपनी बेटियों के ससुराल गई तो उनकी सास नंदों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तब से लेकर न जाने कितने दिन हो गए हैं मैं यहाँ सड़क पर भीख मांग कर गुजारा कर रही हूँ। माँ की ये हालत देखकर तो शफीक का दिल कट कर रह गया था। उसने गुस्से से अनाबिया की तरफ देखा, लेकिन उस वक्त अनाबिया की भी हालत ऐसी नहीं थी कि उस पर गुस्सा निकाला जा सके।
اس نے خاموشی سے انابیہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا اور جلدی سے کرائے کے فلیٹ کا انتظام کر کے زرینہ کو وہاں لے گیا۔ شفیق نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں انابیہ کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو مجھے بتاتی تھی کہ آپ اور بہنیں خوشحال ہیں، تو میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ لوگ خوشحال ہیں، میری ہی غلطی ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ہی شفیق کو معاف کر دیا۔ شفیق انابیہ کے پاس چلا آیا اور اس سے باز پرست کرنے لگا۔ انابیہ کے پاس شفیق کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ شرمندہ ہو گئی۔ شفیق نے انابیہ سے بات چیت بند کر دی۔ کچھ دن بعد ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ اس کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ بیٹے کو لے جاتے رہے، لیکن بیٹا تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ جب شفیق نے انابیہ سے کہا کہ دیکھو تم نے میری ماں کے ساتھ برا سلوک کیا اور اب قدرت تمہاری اولاد کے ساتھ برا کر رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میری ماں سے معافی مانگ لو تو شاید ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر تو انابیہ اتنی بدحال ہو چکی تھی کہ وہ ساس کے آگے گڑ گڑانے کے لیے بھی تیار تھی۔ شفیق اسے ماں کے پاس لے گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ انابیہ کو معاف کر دیں، ہمارا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کی دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ زرینہ کو دکھ تو بہت تھا، اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے، لیکن بیٹے کی پریشانی دیکھتے ہوئے دونوں کو معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا بھی صحت یاب ہونے لگا تو انابیہ اور شفیق دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ماں کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ انابیہ نے زرینہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھے گی۔ ان 6 دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔